दोस्तों यार अभी अपन नीट में कुछ कम ही दिन बचे हैं। तो अपन शुरू करते हैं एक बेहतरीन सा प्लान जिसमें अपन बायो कवर करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। लाइक क्वेश्चन क्वेश्चन पर अच्छे टॉपिक्स पर पॉइंट टेबल स्कोर करेंगे। बहुत ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, बट हाँ मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो नीट में पूछी जा सकती है और पूछी जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि सारी चीज़ें यहीं से आएंगी। तो अभी लिविंग डाइवर्सिटी का एक यूनिट है जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। तो इसमें कुछ वो बताया गया है कि लिविंग वर्ल्ड में क्या चीज़ें होती हैं, कि जैसे एक इंसान क्या है, मतलब कैसे लिविंग है, कैसे नॉन लिविंग है, कैसे डिफाइन करेंगे, फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, इसकी मतलब डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है अपन को। ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर जो थे, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अगर 100 साइंटिस्ट की गणना की जाती है, मतलब 100 ग्रेट साइंटिस्ट अगर देखा जाए, तो उसमें से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर, उनका नाम आता है। ठीक है। इनके कार्य को देख के इनको 3 प्राइज़ दी गई। 3 प्राइज़ दी गई गई। मतलब पहली प्राइज़ थी जो बाल्जन प्राइज़ दी गई, वो 1983 में दी गई। इंटरनेशनल प्राइज़ जो दी गई वो दी गई 1994 में। और एक और प्राइज़ दी गई, इसका नाम था कैफोर्ड प्राइज़, वो दी गई थी 1999 में। तो इनको 3 प्राइज़ दी गई। मतलब हम इसको बिग के हिसाब से याद कर सकते हैं, बिग जो बालों में लगाते हैं, क्योंकि इनका काम करते करते बाल सारे झड़ गए थे भाई साहब, फिर भी लगते बहुत हैंडसम थे। अभी हैंडसम की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ काम किया, कुछ आगे काम किया, किन चीज़ों पे काम किया इन्होंने अपने करियर में। 80 साल का जो इनको करियर था उसमें इन्होंने बहुत सारे काम किए। उस कार्य भार को हम थोड़ा सा अगर डिस्टिंग्विश करते हैं तो उन्होंने क्या किया क्या वो हम भी अभी पढ़ना चाहेंगे, जानना ज़रूरी है हमें इन रिसर्च के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्निथोलॉजी पे काम किया, टेक्सोनॉमी पे काम किया, जू जियोग्राफी पे काम किया, इवोल्यूशन पे काम किया, सिस्टमैटिक्स पे काम किया, एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री और फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया। स्पीशीज डाइवर्सिटी का सिंगल हैंडेडली, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी का सेंट्रल क्वेश्चन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से इन्होंने जोड़ के रख दिया था आज। तो गाइज अभी सिंगल हैंडेडली इन्होंने बहुत सारा काम किया, इनके बारे में हमने कोई इतनी सारी जानकारी चाहिए थी वो हमारे लिए काफ़ी है। अब मूव ऑन करते हैं हम आगे। तो अगर हम अपन आगे चलते हैं तो इसके बारे में लिखा है कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैबिटेट है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कहीं कोल पाए जाते हैं, माउंटेन पे पाए जाते हैं, डिसीज फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, लेक में पाए जाते हैं, डिजर्ट में पाए जाते हैं। इन सब के बारे में मतलब कहाँ से कौन पाया जाता है और फिर मतलब ऑर्डिनरी दिखता है, कैसे बना है, बर्ड क्यों गाती है, हॉर्स क्यों दौड़ते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। मतलब कि जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी उन सबका अपन के पास में कोई साइंटिफिक वैल्यूएशन नहीं है कि जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। तो अपन आगे थोड़ा मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कितनी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन। गाइज इसे बिलियन नहीं समझना है, इसे मिलियन ही समझना है। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम देखते हैं तो एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, पेस्ट, ये सब भी एनिमल्स और प्लांट्स ये सारे भी इस डाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो वेराइटीज ऑफ स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन दिस बायोडाइवर्सिटी। तो गैस बायोडाइवर्सिटी है, दिस रेफर्स बायोडाइवर्सिटी एंड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है। तो यार ये थी बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी चर्चाएं। आगे अगर चलते हैं अपन तो हमने देखा था मिलियंस, अर्लियर वी सो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड्स। ठीक है। फिर अपन बायोडाइवर्सिटी में तो क्या करते हैं, अगर अपन कोई प्लांट है मान लीजिए, ठीक है, अपन उसको डिस्कवर करते हैं तो क्या करेंगे, अपन उसका नाम रखेंगे। पहले नाम रख देंगे क्या उसका, अपन पहले पहचानेंगे उसको। ओके। तो अपन उसका पहचानेंगे, अपन उसका नाम रखेंगे, उसके कैरेक्टर देखेंगे कौन से कैरेक्टर हैं। तो इन सारे चीज़ों का एक प्रोसेस है। तो अभी एनसीईआरटी में दे रखा है कि इनमें अगर हमें नॉमेनकल्चर करना होता है तो कैसे करते हैं, ये चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। तो बाय द वे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगला टर्म आएगा सिस्टमैटिक्स आएगा एंड बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो हम इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और फिर भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका ये चैप्टर एकदम धुआंधार और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। बच्चों अभी एनसीईआरटी से जो बाहर की चीज़ें हैं थोड़ी-सी वो भी इसमें जानना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ जो बाहर की चीज़ें हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा, फिर मैं नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन सब के बारे में बताता हूँ। तो लिविंग वर्ड में कुछ छोटी-सी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ आपको कि लिविंग वर्ड में कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। ऐसे कौन से फीचर्स हैं
जो डिफाइन करते हैं कि लिविंग है। तो क्या ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहली बात ये है कि ज़रूरी इसमें ये होता है कि लिविंग होने के लिए सेल से बना होना चाहिए, ठीक है? तो सेल होनी चाहिए, मतलब अगर कोई लिविंग है तो सेल होने ही चाहिए। सेल है मतलब वो डिफाइनिंग फीचर है। अच्छा, वायरस के पास सेल नहीं होता है तो क्या वो लिविंग है? तो वायरस को हम लिविंग नहीं बोल सकते, मतलब इन जनरली हम वायरस को लिविंग बोलते ही नहीं हैं। जब तक वायरस किसी सेल के मीडियम से बाहर है वो लिविंग नहीं है, ठीक है? वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, मतलब जब वो सेल के अंदर है तब वो लिविंग है, नहीं तो नॉन लिविंग है। ओके गाइस? तो अब सेल हो गया। अदर अगर देखें हम तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है? हम देखें तो अगर कॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो कॉन्सिवनेस भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग के अंदर ही पाई जाती है। नॉन लिविंग के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं पाई जाएगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सेल नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाएगी, कॉन्सिवनेस नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाएगी, लिविंग सेल, ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म का रिएक्शन मिला के मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि भी एक तरीके की लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ग्रोथ ग्रोथ तो यार दोनों में पाया जाता है, लाइक ग्रोथ है तो नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। अगर हम ग्रोथ का मास इंक्रीज कैरेक्टर ले लेते हैं कि ग्रोथ है, अगर मास का इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ कहलाता है। तो मान लो भाई दिल्ली का जो कूड़ा वाला ढेर लगा भाई, बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, तो ग्रोथ तो हो रही ना उसकी। हाँ हाँ, ग्रोथ हो रही है तो भाई वो कैरेक्टर अपन क्या करेंगे कि कंसीडर करेंगे कि वो ग्रोथ है, तो फिर नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में जैसे कुछ लोग होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, लाइक स्टेराइल होते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। बट ग्रोथ तो उनकी होती है, उनका लेंथ बढ़ता है, उनकी साइज बढ़ती है, मतलब ग्रोथ होता है उनका ना। तो रिप्रोडक्शन को भी अगर हम देखा जाए तो ग्रोथ की कंसीडर में डिफाइनिंग फीचर के तौर पे नहीं ले सकते हैं, बट हाँ होता है, मतलब ये कैरेक्टर है जो कि है, बट डिफाइनिंग फीचर के तौर पे हम उसे नहीं कंसीडर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि अपन अगर आगे बढ़ते हैं, एक लाइन लिखी थी वो प्लेनेरिया लेनेरिया वाली, तो भी ठीक है, मतलब पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, है तो अभी आपकी तो एनसीईआरटी में नई दी लिखी है क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा था कि फंजाई जो थे वो मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई जो थी वो बहुत जल्दी फैल जाती थी क्योंकि उसके पास मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स होते थे। प्लेनेरिया जो होता था उसके पास ट्रू रीजनरेशन होता था। और फिलामेंटस एल्गी और फंजाई, प्रोटोनियम अशेष, ये इजीली मल्टीप्लाई कर सकते थे क्योंकि इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की क्वालिटी होती थी, ठीक है? तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब वो एक क्वेश्चन था लिविंग मतलब क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब वाला, तो टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है गाइस? तो बट उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो श्योरली लिविंग रिएक्शन ही होती है। फिर अगला टर्म आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने आपको बताई दी कि डाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन जो है वही है डाइवर्सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। तो आप इसको आगे जान सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं गाइस एनसीईआरटी की मैं बस वही वही पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर एनसीईआरटी में लिखा है कि हमको पता चल गया, मान लेते हैं कि अर्लियर में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पता चल गया, बट हम कैसे जानेंगे, मतलब हाउ टू नो एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दिस एरिया, लोकल एरिया, उनके लोकल नेम से। उनका लोकल नेम तो जगह जगह वेरी करता रहता है, मतलब आज कहीं पे हम कुछ कह रहे हैं, अलग कहीं पे कुछ कहा जाएगा, तो मतलब वो तो वेरी करता रहता है। तो हम आज मतलब बाहर जाते हैं तो मेरा नाम घर पे पप्पू है, मैं घर वाले पप्पू 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 करके बुलाते रहते हैं, अरे वो पप्पुआ। बट मैं गया सिटी में मेरा नाम था कौस्तुभ। देन वहाँ पे लोग मेरे को पप्पू कह के बुलाएंगे। नहीं, मैंने तो किसी को पप्पू नाम बताया ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ भाई मतलब कूल बनने के लिए, अब मेरा नाम तो कौस्तुभ है। तो देन मेरा नाम बदल गया, अब वहाँ पे सब लोग मेरे को कौस्तुभ के नाम से जानते हैं। अब मेरा एक कलीग जो गाँव का था वो आया और उसने कहा भाई पप्पू को जानते हो यार, पप्पू के पास जाना था। मतलब हाँ, कोई पप्पू को जानता ही नहीं था। फिर मतलब वो मेरे पास कैसे पहुंचेगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका एक नाम होना चाहिए, तो इसलिए साइंटिफिक नाम देना की तरकीब सोची गई, जिसके लिए हमें नॉमेनक्लेचर का सहारा लिया गया। तो नॉमेनक्लेचर जो थी वो एक बहुत अच्छी प्रोसेस थी, जिससे हम लोकल नेम को हटा के साइंटिफिक नेम ले लें। लेकिन इनके 4-5 कैरेक्टर थे जो कि हमें देखने हैं, और मेनली 4 कैरेक्टर हैं जो कि मैं भी आपको बताऊँगा। तो अच्छा, अगर प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है तो आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जूलॉजी में अगर आता है तो एनिमल्स के लिए तो कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैक्टीरिया के लिए है तो आईसीएनबी कर लेंगे, आईसीबीएन कर लेंगे, ओके? तो प्रोकैरियोट के लिए है आईसीएनपी कर लेंगे। तो गाइस इंपॉर्टेंट यही था, दो जो प्लांट वाले थे और एनिमल वाले थे, तो वो दोनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखने ही होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टर थे जैसे कि लेटिन और
जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो जनरली लैटिन वर्ड में होने चाहिए और इटैलिक्स में होने चाहिए। अगर लैटिन में होने चाहिए और लिखना है तो इटैलिक्स में लिखना होता है। लैटिनाइज मतलब होता है कि ये ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन, मतलब ये लैटिन उसके ओरिजिन से मतलब मैटर नहीं करता कि वो लैटिन में ही ओरिजिनेट हुआ है, बट ये लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जो कि हर जगह जनरली यूज़ नहीं की जाती है, तो ये लैंग्वेज ख़राब नहीं होगी, मतलब ये लैंग्वेज सेफ लैंग्वेज है कि इसका कुछ इधर उधर का सीन बिगड़ने वाला नहीं है, मतलब ये लैंग्वेज जनरल एक ही लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये डेड लैंग्वेज मानी जाती है, इसलिए इसको हम लैटिन में करते हैं, बट हाँ ये लैटिन जो नाम है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। तो अगर इसके बाद बात करते हैं तो इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मतलब मैंगो का नाम लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या है, इसमें फर्स्ट नेम जो मैंजीफेरा होता है वो जीनस होता है, एंड सेकंड नेम जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं तो मैंजीफेरा इंडिका, तो जो बोथ वर्ड्स है वो बायोलॉजिकल नेम के, वो अगर हैंड रिटन लिखेंगे तो अगर हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे उन्हें, ठीक है। या फिर अगर प्रिंट करेंगे तो उन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, जो कि ये लेटिन ओरिजिन को दर्शाता है, ओके गाइस। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ड डोनेटिंग ऑफ जीनस वाज कैपिटल लेटर, जो जीनस का पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। अब लाइक अब हम बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका। अब अगर हमको साइंटिस्ट का भी नाम लिखना है, ठीक है, मतलब बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि अगर साइंटिस्ट का भी नाम लिखना है तो साइंटिस्ट का नाम हमें एब्रीगेटेड फॉर्म में लिखना है, किसमें एब्रीगेटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन क्या दर्शाता है, साइंटिस्ट का नाम रहता है, लिन क्या दर्शाता है, लीनियस ने पहले इसका नाम रखा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया बात सिंपल सी और फाइनल सी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, सबको क्लासीफाई करके ही पढ़ना आसान है। अगर मैं एक एक करके पढ़ने जाऊँगा तो कितने सारे को पढ़ने में मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। पर हमने एक सोचा क्लासीफाई कर देते हैं, मतलब जिनकी सिमिलर कैटेगरीज़ है, सिमिलर कैटेगरीज़ को सिमिलर जगह पे रख देते हैं, जिससे मैं एक की कैटेगरी को पढ़ूँगा तो उसके अंदर जितने भी आने वाले हैं सबके बारे में जान जाऊँगा। तो ये था क्लासिफिकेशन का फ़ायदा। अब अपन बात करते हैं जैसे एक डॉग है, एक व्हीट है मतलब गेहूँ है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक बकरी है, एक भेड़ है, या फिर एक प्लांट है, या फिर एक एनिमल है। मतलब ये सब अपने रैंक पे टेक्सा ही हैं, मतलब ये सब एक एक टेक्सा है, ये अलग अलग कुछ नहीं, ये सब एक टेक्सा है, मतलब इनका रैंक अलग है। मतलब देखा जाए अगर बिल्ली है वो अलग रैंक पे है, एनिमल है वो अलग रैंक पे है, प्लांट अलग है, मैंगो अलग है, इनकी रैंक अलग है, बट सबको जनरली बोलते हैं टेक्सा, मतलब सब सब एक तरीके से एक टेक्सा पे ही आते ही हैं। सो अभी बहुत आगे बढ़ते हैं अपन, तो थोड़ा सा अब हम पढ़ेंगे, मतलब अच्छी चीज़ पढ़ेंगे अगर, तो अपन देखें अगर यार, तो हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको जो बताया, स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताया, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने आपको बता दिया, फिर लैटिन में क्यों लिखा जाता है मैंने आपको ये बता दिया, रिस्पेक्टिव टू ओरिजिन बता दिया, फिर मैंने ये बता दिया आपको क्या क्या जो चीज़ें होती हैं मैंने बता दिया, हैंड रिटन में क्या सेपरेटली अंडरलाइन क्यों किया जाता है, मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। फिर इनका साइंटिफिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, फिर मैंने लिन के बारे में भी तुम्हें चर्चा कर दिया। देन आगे अगर बढ़ते हैं अपन, तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली मैंने, फिर क्लासिफिकेशन क्यों करना है, फिर हमने कहा कि डॉग क्या है, टेक्सा है, कैट क्या है, टेक्सा है, मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपकी, मैमल्स भी एक टेक्सा है, व्हीट भी एक टेक्सा है, राइस भी एक टेक्सा है, प्लांट भी एक टेक्सा है, एनिमल भी एक टेक्सा है, मैंने सारे टेक्सा के बारे में आपको बता दिया। फिर मैंने कहा इनको रिकग्नाइज़ करेंगे और फिर हमको इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर एक टेक्सा के ही ज़रिए ही देखते हैं, ठीक है। फिर अपन ने कहा कि हैंड्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। मैंने कहा था टेक्सोनॉमी मतलब टेक्सा के जो क्लासिफिकेशन हैं उनको टेक्सोनॉमी के कैटेगरी में मैंने मान दिया, मतलब जिनको जिन टेक्सॉन को मैंने डिफाइन करना है, मतलब अलग अलग टेक्सा को डिफाइन करना है, और मैंने उनको उसके प्रोसेस को टेक्सोनॉमी बोल दिया, ठीक है। External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential for this modern basis of taxonomical studies, ठीक है। समझ गए इस, मतलब इन्होंने क्या है कि सेल के स्ट्रक्चर भी हो, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसा है, उनके इसेंशियल उन बेसिक मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सो हेंस क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ देयर बेसिक टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ठीक है। जैसे कि कोई नया प्लांट है वो डिस्कवर किया गया, ठीक है, अपने पास क्या गया नया प्लांट है था वो डिस्कवर कर दिया गया, ओके। सबसे पहले उसका क्या किया जाएगा, करेक्टराइजेशन किया जाएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, फिर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, फिर नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये चारों
सिनेरियो जो है याद रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये तो हमारी एनसीईआरटी में ही लिखा है बेसिक, ये देखो, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर आगे हम अपन बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा चीज़ों तो डिस्कस बारे में करेंगे नहीं। एक टर्म आता है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स टर्म, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में दर्शाता है। लैटिन वर्ड होता है, सिस्टमा से बना है, सिस्टमा शब्द सिस्टमा नेचुरी से आता है, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा शब्द सिस्टमा नेचुरी से आता है, लैटिन ओरिजिन का होता है, लैटिन वर्ड है, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ओके। देन अब फाइनली आती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में अगर डिस्कस करेंगे अपन तो आराम से इजीली डिस्कस कर लेंगे। इसमें रैंक और कैटेगरी, रैंक क्या होती है, मतलब ये एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स ऑफ ईच स्टेप ऑफ रिप्रेजेंट, मतलब एक क्लासिफिकेशन के सिंगल स्टेप नहीं, एक क्लासिफिकेशन के जितने प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, उनको एक रैंक बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे। चाहे एक स्पीसीज एक कैटेगरी है, स्पीसीज एक रैंक है, जीनस एक रैंक है, ठीक है। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम रैंक बोल देते हैं या फिर कैटेगरी बोल देते हैं, ठीक है। फिर अगर कैटेगरी है, ऑल ओवर कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, अगर सारी कैटेगरीज को ऑर्डर में रखेंगे तो उन्हें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल देंगे, ठीक है। अब ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट करेक्टराइज क्लासिफिकेशन इज फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड ए कॉमनली नेम्ड एज टेक्सॉन, ठीक है। और प्लूरल में से टेक्सा बोल देंगे, बहुत ही अच्छी बात है। देन अपन हम बात करते हैं आगे चल के कि कैसे होता है प्रोसेस, तो हम मतलब मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो अपने को है नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं जितनी चीज़ें बताऊंगा उससे बियॉन्ड एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता है गाइस। अभी अगर ये जो टेक्सोनॉमी है इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अलॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ ईच सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ गए। अब पहली कैटेगरी क्या है, स्पीसीज, देन फिर जीनस, स्पीसीज आता है, एक बार डिटेल में बता देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा देखो, पहले स्पीसीज आएगा, फिर आएगा जीनस, फिर आएगा फैमिली, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा फाइलम या डिवीजन, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए, देन आता है किंगडम, किंगडम, ओके। ये कैटेगरी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये कैटेगरी आपको याद ही होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसे बोलते हैं अपन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब स्पीशीज से किंगडम जाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर और किंगडम से स्पीशीज तक आने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरिटी जो है वो घटती जाती है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, स्पीशीज से किंगडम तक जाएंगे तो सिमिलरिटी घटेगी, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा स्पीशीज में होंगे तो कॉमन कैरेक्टर भी घटते जाएंगे ऊपर जाने पे, ठीक है। अब एक एक करके मैं सारे कैटेगरीज को बहुत जल्दी से डिफाइन कर, सबसे पहले आती है स्पीशीज, स्पीशीज जॉन रेन दिया था, तो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट आर फंडामेंटल सिमिलर कॉल्ड स्पीशीज, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ स्पीशीज में अगर बात करें तो स्पीशीज होती क्या है, मतलब ये एक ग्रुप है, ठीक है, किसका, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, जिसके पास सिमिलरिटीज हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज से मिलते जुलते इंडिविजुअल्स के ग्रुप को अपन बोल देंगे स्पीशीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देखा, एक जीनस की कई स्पीशीज हो सकती है, मतलब स्पीशीज सिमिलर हो सकती है, ऐसा कुछ होता है नहीं, स्पीशीज सिमिलर नहीं होती, जीनस सेम हो सकता है, ठीक है। तो अपन अगर बात करें, लेट्स कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, तो इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम, तो भाई जैसे अपन देख रहे थे स्पीशीज के बारे में, तो क्या था कि इंडिविजुअल्स के ग्रुप को अपन जिनके पास फंडल सिमिलरिटीज़ है उन्हें स्पीशीज बोल दे रहे थे। तो अगर हम बात कर रहे थे स्पीशीज के बारे में तो हमने आपको बता दिया, जैसे कि हमने कंसीडर एग्जांपल के ले लिया, मैंजीफेरा इंडिका ले लिया मैंने, सोलेनम मैंजीफेरा इंडिका ले लिया, सोलेनम ट्यूबरोसम ले लिया एंड पैंथेरा लियो ले लिया। अब इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये क्या है, एक स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज होता है, ठीक है, एक तरीके की स्पीशीज है, ठीक है। इसका जो जेनरा होता है लाइक मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये एक जेनरा है, तो जेनरा रिप्रेजेंट अदर
हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी इज नोन एज जीनस एंड मतलब अब अगर हम बात करते हैं उसको जीनस बोल देंगे, ठीक है। हैव मोर देन वन स्पीशीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, सोलेनम इंडिक्यूट्स लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजेना। सो गाइस लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट जीनस। जीनस क्या होता है? जीनस जो है कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिसके पास मोर देन वन कॉमन कैरेक्टर है, मोर हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज इज नोन एज जेनरा। टाइम बहुत टेकिंग है बट यार पढ़ लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मेरी बातें सुन लो, ठीक है। Genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but इनका जेनरा सेम है। इनका जेनरा जीनस जो है वो है सोलेनम। सोलेनम इनका जेनरा होता है जो कि जीनस सेम ही होता है। फिर पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पेरिडस, ठीक है। पैंथेरा एक जीनस है, स्पीसीज लियो, पेरिडस, टिग्रिस, मतलब 3 स्पीसीज एक ही जीनस के अंदर आती है, ठीक है। अब यार ऐसे करके पढ़ाएंगे तो वो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ जीनस कहाँ रखी जाएगी? अनदर कैटेगरी जिसका नाम होगा फैमिली में। ग्रुप ऑफ फैमिलीज कहाँ रखी जाएंगी? ऑर्डर में। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स कहाँ रखे जाएंगे? क्लास में, ठीक है। देन ऐसे ही क्लास के सारे ऑर्डर्स को मिला के फाइलम में रख देंगे, फाइलम के फिर ऑर्डर को मतलब फाइल ग्रुप्स ऑफ फाइलम को जो किंगडम में रख देंगे, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपन को तुम एक लॉजिकल वे में बताता हूँ, मतलब धीरे धीरे बताऊंगा तो टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं तुम्हें अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखो, इंडिका ट्यूबरोसम और लियो क्या था? इंडिका ट्यूबरोसम और लियो ये था स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। इंडिका ट्यूबरोसम लियो ये था स्पेसिफिक एपिथेट, ये थी स्पीसीज। अब ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज को हमने रख दिया जीनस के अंदर। अब जैसे एक जीनस है, एक जीनस है जिसका नाम है सोलेनम। सोलेनम के अंदर 3 स्पीसीज, कौन सी? ट्यूबरोसम, मेलेंजेना एंड नाइग्रम, ठीक है। सोलेनम के अंदर 3 स्पीसीज, ओके। ऐसे पेंथेरा, पेंथेरा के अंदर टिग्रिस, पैंथेरा के अंदर जैसे पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा के अंदर टिग्रिस, पेरिडस एंड लियो, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ जीनस क्या बन जाएगा? फैमिली। अब फैमिली, अब देखो गाइस, देखो, एक फेलिस नाम का जीनस था, ठीक है, एक कैनिस नाम का जीनस था, दोनों को साथ में रख दिया गया, फैमिली, ठीक है। अब फैमिली की एग्जांपल लेते हैं, फेलिडी नाम की एक फैमिली जिसके अंदर पैंथेरा और फेलिस आता है। फैमिली एक फेलिडी एग्जांपल है, तो फेलिडी के अंदर पैंथेरा और फेलिस आता है, जबकि ये पैंथेरा और फेलिस दो अलग अलग जीनस थे बट फैमिली इनकी सेम है, फेलिडी। ऐसे एक फैमिली है सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर सोलेनम आता है, पेट्यूनिया आता है, धतूरा आता है, ये तीनों अलग अलग जीनस है। सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा तीनों अलग अलग जीनस हैं, बट इनकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी सेम ही है। एक अलग फैमिली जिसका नाम होता है कैनेडी। कैनेडी जो कि ये फैमिली है डॉग की, कैनिस, इनका जीनस कैनिस होता है और कैनिस का होता है डॉग होता है, ठीक है। तो अब इन फैमिलीज को मान लेते हैं फेलिडी और कैनेडी। फेलिडी और कैनेडी ये दो अलग अलग फैमिलीज थी, बस इनको एक साथ रखा गया ऑर्डर कार्निवोरा में। ऐसे ही सोलेनेसी एक फैमिली थी जो मैंने पढ़ा, मैंने जिसके अंदर आता था सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा। अगर मैंने कहा सोलेनेसी को किसी और फैमिली के साथ रख दिया, जैसे कॉन्वोलोनियेसी के साथ में रख दिया जाए और फिर उसको बता देंगे पॉलिनॉमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स आर्डर के अंदर दो फैमिली रखी गई, मान लेते हैं सोलेनेसी एंड कोलोनेसी, ये दोनों अलग अलग फैमिली थी बट इनको साथ में कहाँ रखा गया? ऑर्डर के अंदर। ऐसे ही फेलिडी और कैनेडी दो अलग अलग फैमिली थी, इनको साथ में कहाँ रखा गया? ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर। अब अगर दो सिमिलर ऑर्डर्स को एक साथ रखना है तो उसके लिए हमें कोई क्लास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर क्लास लाइक प्राइमेटा एंड कॉर्निवोरा, ठीक है। तो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो लाइक फेलिडी और कैनेडी इनको रखा कॉर्निवोरा। अब अगर बात करते हैं क्लास के बारे में, तो एक क्लास आई मेमेलिया। अब जैसे प्राइमेटा और कॉर्निवोरा, प्राइमेटा और कॉर्निवोरा को एक साथ एक क्लास में रखा गया, इसका नाम है मेमेलिया। एनसीईआरटी पढ़ना अभी समझ में आएगी आपको, मेरी एनसीईआरटी पढ़ना, मैं एनसीईआरटी से पहले पहले बता रहा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ तुम्हें, बस बात को ध्यान से सुन लो, एकदम काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर अनदर टर्म आता है, सबसे पहले कॉर्डेटा आ गया, ठीक है। फिर फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर फिशेस आ गई, एम्फीबियंस आ गई, बर्ड्स आ गई, रेप्टाइल्स आ गई, मैमल्स आ गए, ये सारे क्या हैं? क्लास, मतलब सब क्लास के ग्रुप्स को एक जगह रखेगा, उसे फाइलम बोल देंगे।
और जब कहीं पे दो फाइलम या फिर किसी फाइलम को मर्ज करके एक साथ रखना होता है तो उसे किंगडम बोलते हैं, लाइक एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर आ जाता है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। पॉरीफेरा, सीडेंटेटा, डिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्कियलमिन्थेस, और अनदर एक किंगडम है जिसका नाम है प्लांटी। ओके गाइस, एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ क्या है, मतलब एक टेबल बना रखा है, तो इस टेबल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको याद करना है भाई। मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, व्हीट का ट्राइटिका मेस्टिवम। जीनस याद करना है तुमको सबका। मैन का होमो, तो पहले मैन के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस स्पीसीज, होमो क्या हो गया, जीनस, स्पीसीज क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस होमो हो गया, फैमिली होमिनिडी हो गई, ऑर्डर पैन प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, क्लास मेमेलिया, और फाइलम ऑर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम के आगे अगर आगे अपन चलेंगे तो क्या है कि किंगडम, किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, इसका फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, बट अगर इसका किंगडम देखेंगे तो वो भी क्या आएगा, एनिमेलिया ही आएगा, ठीक है। क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्थेरा है, ऑर्डर डिप्थेरा है। मतलब अगर मैन और हाउस फ्लाई के अंदर सिमिलर सिमिलर कैटेगरी में रखना हो, मैन और हाउस फ्लाई को सिमिलर कैटेगरी के अंदर रखना है, तो तुम कहाँ रख सकते हो उसको, स्पीसीज पे रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, फैमिली पे रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, ऑर्डर पे रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, जीनस पे रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्लास में भी नहीं रह सकते, डिवीजन में भी नहीं रह सकते, फाइलम में भी नहीं रह सकते। भाई इसको तुम रखना है तो अगर सिमिलर जगह सिमिलर कैटेगरी में रखना है तो किंगडम में रखना पड़ेगा तुमको। ये चीज़ें क्वेश्चन बना फिरा के पूछ सकता है। ऐसा मैंजीफेरा का, मैंजीफेरा इंडिका, फिर जीनस हो गया मैंजीफेरा, फैमिली हो गया एनागार्डियेसी, ऑर्डर हो गया स्पेनिडियल्स, एंड क्लास हो गया डाइकोटिलिडनी, फाइलम हो गया एंजियोस्पर्मी, ठीक है। ऐसे ही व्हीट का ट्राइटिकम मेस्टिकम, ट्राइटिकम इसका जीनस हो गया, एस्टिवम इसकी स्पीसीज हो गई, एंड फैमिली इसका पोएसी हो गया, ऑर्डर पोएल्स हो गया, एंड क्लास मोनोकोटिलिडी हो गया, और फाइलम एंजियोस्पर्मी हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हीट और मैंगो को अगर सिमिलर कैटेगरीज में रखना है तो तुम कहाँ पे रख सकते हो, फाइलम में रख सकते हो। तो किंगडम भी इसका सेम ही होगा, प्लांटी के अंदर आएगा, ठीक है। आगे चैप्टर जो है यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है। समरी आती है, समरी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, कुछ खास तो है नहीं, जो कुछ खास था मैंने इससे पहले ही पढ़ा दिया आपको। इसी के साथ ये चैप्टर अपन एंड करते हैं। आपको अच्छा लगे तो बस जुड़े रहिए, हमारी बातों को अगर ध्यान से सुना है आपने, हमारी बातें ही इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी कन्फ्यूजन थी, बट बातें इंपॉर्टेंट थी, टाइम बहुत कम था, रिवीजन करना था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो बस लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आगे इससे बेटर करने की कोशिश करूँगा और बेटर करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।